हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल आइडियल एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अब देखो मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे शेयर्स की। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम दो तरह के शेयर की बात करते हैं। एक तो होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा हमारा क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम कितने शेयर्स की बात करें? दो, एक तो इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। देखो इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? संतांश। और प्रेफरेंस शेयर को क्या बोलते हैं? पूर्वाधिकार अंश। दो तरह के अंश हो गए, संतांश और पूर्वाधिकार अंश। संतांश क्या होता है, पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने रेशो का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने डिफाइन किया था कि संतांश क्या होता है, पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्वाधिकार अंश की। मतलब पूर्वाधिकार अंश का मतलब ऐसे अंश जिन्हें संतांश से पहले कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। और अधिकार क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि कंपनी अपने शेयर्स पे क्या पे करती है? डिविडेंड पे करती है। आज मान लो अपन जब बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो बैंक में जब पैसा जमा कर रहा है तो बैंक उस पैसे के बदले में क्या देती है? ब्याज। उसी तरह क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाएगा तो कंपनी उस पैसे के बदले में अपने शेयरहोल्डर्स को क्या पे करेगी? डिविडेंड पे करेगी। तो मतलब यहाँ पर कंपनी क्या पे करेगी? कंपनी डिविडेंड पेड करती है ऑन किस पर? शेयर्स पर। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? प्रेफरेंस शेयर की। तो प्रेफरेंस शेयर वे होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर से पहले, तो यहां पर हम बात कर रहे थे इसकी पूर्वाधिकार अंश की। तो पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर से पहले क्या होता है? लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। मतलब ये वंश होते हैं जिन्हें इक्विटी अंश से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। और दूसरा कि जो कंपनी होती है ना, तो कंपनी की समापन पर पूंजी वापसी का अधिकार। तो कंपनी के समापन का मतलब अगर मान लो कल को कंपनी डूब गई तो उस केस में जब कंपनी डूबने के बाद जब पैसा वापस रिटर्न करेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर को देगी, बाद में किसको देगी? इक्विटी को। और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उस पे जो लाभांश की दर होती है, किसकी? लाभांश की दर, वो पहले से क्या होती है? निर्धारित होती है। और प्रेफरेंस शेयर पे जब लाभांश की दर पहले से निर्धारित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है। और जो संतांश होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब संतांश वे अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो लाभांश की दर पहले से निर्धारित होती और कंपनी संतांश को लाभांश तभी देती है जब कंपनी के पास प्राप्त मात्रा में लाभ होता है। उसके बाद ही कंपनी क्या करती है? लाभांश पे करती है। तो पूर्वाधिकार संतांश पूर्वाधिकार अंश से बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, संतांश और पूर्वाधिकार अंश। अब बात आती है यहाँ पर चैप्टर की। तो देखो हमारे चैप्टर का नाम था इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे इशू का मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना। तो कंपनी तीन तरीके से बेच सकती है, एट पार पे, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो इशू का मतलब होता है बेचना। बेचने का मतलब आज जैसे मान लो ये ए लिमिटेड एक कंपनी है। अब कंपनी के पास कोई चीज 100 रुपए की है। अब 100 की है तो कंपनी इसको कितनी तरीके से बेच सकती है? तीन तरीके से, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब कि 100 रुपए वाली चीज को 100 को, इसको बोलते हैं समूल्य पर। और प्रीमियम का मतलब 100 वाली चीज को 20 रुपए में, 120 में। तो 20 रुपए क्या करिए कंपनी? एक्स्ट्रा एक्वायर करिए, तो ये एज ए क्या बन जाएगा? प्रीमियम बन जाएगा। और जब 100 वाली चीज को कंपनी 90 में दे रही है तो 10 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तीन चीज हो गई कि कंपनी क्या करिए? इशू करिए ना, तो इशू का मतलब बेच रही है। तो कंपनी एट पार पे बेच सकती है, एट प्रीमियम पे भी, एट डिस्काउंट पे। तो एट पार का मतलब 100 वाली चीज को 100 में, और 100 वाली चीज को 120 में, 100 वाली चीज को 90 में। 120 का मतलब कि मतलब 100 से ऊपर जितना भी बेचेगी, कोई जरूरी नहीं 120 में, तो कंपनी 110 में भी बेच सकती है। तो 100 से ऊपर जितना भी बेचेगी उसको हम क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम। और 100 से नीचे जितना भी बेचेगी उसको क्या बोलते हैं? एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो कंपनी के लिए हमेशा हानि होती है और जो प्रीमियम है वो हमेशा क्या होता है? लाभ। इक्वल में ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस। तो यहाँ पे जो हानि हो रही है, अब जो कंपनी एक्ट आया है कि कंपनीज जो एक्ट आया 2030
उसमें स्पेशली मेंशन है कि कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती, डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। मतलब स्पेशली मेंशन है कि मतलब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती, डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। तो अब कंपनी दो ही तरीके से करेगी, तो एट पार पे या फिर एट प्रीमियम पे। और समझ में आ गई? तो इशू का मतलब समझ में आ गया कि जनरली यहाँ पे इशू का मतलब क्या होता है, बेचना। तो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को तीन तरीके से बेच सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो एट पार का मतलब सम मूल्य पे, कि 100 वाली चीज को 100 में, और प्रीमियम का मतलब 100 वाली चीज को कंपनी 110 में बेची तो 10 रुपए कंपनी का क्या हो गया, प्रीमियम। और जब 100 वाली चीज को कंपनी 90 में बेचेगी तो 10 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में स्पेशली मेंशन है कि कोई भी कंपनी अपने अंशों का निगमन बट्टे पर नहीं कर सकती। कंपनी अपने अंशों का निगमन किस पे करेगी, या तो एट पार पे या फिर एट प्रीमियम पे। ठीक है, अब देखो यहां पर हम बात कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स में बी, क्या लिख रहे हैं हम, में बी। तो इशू ऑफ शेयर्स में बी का मतलब होता है कि अंशों का जो निगमन होता है वो मुख्यतः दो तरीके से होता है। मुख्यतः दो तरीके से हो सकता है, या तो रोकड़ के लिए या फिर रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल हेतु। उसका मतलब फॉर कैश, और यहां पे फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए और रोकड़ के लिए। तो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल का मतलब कि जैसे मान लो कंपनी शेयर्स दे रही है लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं ले रही, कंपनी यहां पे करती है कि फॉर परचेज ऑफ असेट्स या फॉर इशूड टू प्रमोटर फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विस। तो कहने का मतलब कंपनी किसको इशू करेगी, अपने प्रमोटर्स को इशू करेगी, जो प्रमोटर कंपनी को क्या करे, अच्छी सर्विस दे रही है। या फिर कंपनी किसके लिए करती है, कैश के लिए। तो कहने का मतलब कोई भी कंपनी जब जनता में अपने अंशों को बेच रही, बेचने का मतलब इशू करना, तो कंपनी या तो पैसा लेगी, कंपनी या फिर उसके बदले में पैसा नहीं लेगी, अन्य किसी प्रतिफल का मतलब होता है जैसे मान लो कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, जैसे मान लो कंपनी ने कोई प्लांट खरीदा, प्लांट कितने लाख का था, 1 लाख का। अब प्लांट का जो मालिक है, मालिक का मतलब यहाँ पे प्लांट का जो वेंडर है उसको कंपनी क्या करेगी, 10 रुपए वाले इक्विटी से इशू करिए। तो इसका मतलब कि प्लांट के मालिक को पैसा नहीं दे रही बल्कि उसके बदले में शेयर्स इशू करिए। तो ये तो अदर देन कैश। यहाँ पे कंपनी किसके लिए इशू करती है, रोकड़ के लिए। मतलब कंपनी जनता में शेयर्स देगी, उसके बदले में क्या आएगा, पैसा आएगा। तो इसका मतलब कंपनी यहाँ पे अंशों का निगमन किसके लिए करेगी, रोकड़ के लिए। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे, रोकड़ के लिए। तो टॉपिक क्या कह रहा है कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। अब कंपनी बोलती है हमारे पास 10,000 शेयर है, एट द रेट कितने रुपए वाली, 10 ईच वाली। इसको हम इशू किस पे करें, एट पार में। तो इसका मतलब 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई जैसे 10 से करेंगे तो कितने लाख होंगे, 1 लाख रुपए। अब कंपनी जो 1 लाख रुपए लेगी, अब कंपनी 1 लाख दो तरीके से ले सकती है, या तो एक साथ या फिर किस्तों में। एक साथ का मतलब होता है कि लमसम पेमेंट, या फिर इन किस में, इंस्टॉलमेंट में। तो कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए ना, तो कंपनी 1 लाख या तो एक साथ लेगी या फिर किस्तों में लेगी। एक साथ का मतलब होता है, आज जैसे मान लो अपन दुकानदार से कोई बाइक खरीद के लाते हैं, कोई चीज खरीद के लाते हैं, दुकानदार आपको 2 ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो एक साथ भी दे सकते हो या फिर किस्तों में दे सकते हो। उसी तरह क्या होता है कि कंपनी जब जनता में अपने शेयर्स को इशू करी, तो कंपनी क्या बोलती है, भैया हर कोई पब्लिक एक साथ तो पूरा पैसा दे नहीं सकती, इसलिए हम जनता से जो पैसा है वो एक साथ नहीं लेके किस में लेते हैं, किस्तों में भी लेते हैं और एक साथ भी ले सकते हैं। एक साथ का मतलब होता है कि पूरा पैसा हम लमसम के रूप में ले रहे हैं, और किस्तों का मतलब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो इंस्टॉलमेंट 2 भी हो सकती है,
3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 10 भी। तो कितनी भी हो सकती है इंस्टॉलमेंट, तो वो डिपेंड करता है कंपनी की टर्म एंड कंडीशन पे कि कंपनी इंस्टॉलमेंट कितनी बनाएगी, 2, 3, 4 या 5। अगर मान लो कंपनी 4 बनाई तो जनरली 4 से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि देखो 5 बनाओ चाहे 10 बनाओ, कैलकुलेशन तो सारी सेम ही होनी है, इसलिए मैक्सिमम जो जनरली इंस्टॉलमेंट बनती है वो 4 तक बनती है, या फिर कंपनी पूरा पैसा एक साथ लेती है। तो मतलब कंपनी अगर 1 लाख रुपए एक साथ ले रही है या फिर किस्त में, देखो किस्तें कौन कौन सी हो सकती है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जनरली किस्त कौन कौन सी हो सकती है। एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अगर सेकंड के बाद कोई कॉल नहीं तो क्या लगा देंगे हम, एंड फाइनल। फाइनल का मतलब इसके बाद कोई कॉल नहीं है। तो जैसे मान लो कंपनी को जब 10 रुपए चाहिए, अभी 10 रुपए वाला है तो कंपनी ने इसको कैटेगरी बांट दी कि भैया एप्लीकेशन पे 2 रुपए दे दो, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकंड कॉल पे 3। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 10,000 शेयर है तो 20,000 आप एप्लीकेशन पे चुका दो, 10,000 शेयर है तो 23,000 किस पे चुका दो, अलॉटमेंट पे। 10,000 शेयर है तो 20,000 किस पे चुका दो, फर्स्ट कॉल पे। और 10,000 शेयर है तो 30,000 किस पे चुका दो, सेकंड कॉल पे। मतलब कुल मिला के कंपनी के पास आना कितना है, 1 लाख। तो जब 1 लाख रुपए आना है तो कंपनी पैसा 4 किस्तों में ले रही, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट या सेकंड कॉल। यहाँ पे कंपनी सारा का सारा पैसा किसके साथ लेती है, एप्लीकेशन के साथ। और एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो भी जनता अगर किसी कंपनी के अंश को खरीदने के लिए आवेदन करेगी ना, तो जनता को पूरा पैसा देना पड़ेगा। आज मान लो अपन फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म भर के जब जमा करा रहे हैं ना, तो अगर मेरे को जितने भी शेयर चाहिए तो मुझे उस शेयर का पूरा पैसा देना पड़ेगा। किस्तों में तो क्या होता है, जितना फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से फिक्स होता है 2 रुपए जमा कराएंगे, तो 2 रुपए जमा कराएंगे, फिर कंपनी जब अलॉट करेगी तो उस समय जो कंपनी मांगेगी वो, फिर फर्स्ट कॉल चुकाएंगे, फिर सेकंड कॉल। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो इस तरह कंपनी क्या करेगी, अपने अंशों का निगमन करेगी। तो रोकड़ के लिए हो रही है तो एक साथ या फिर किस्त में। समझ में आ गई। तो अपन एंट्री करेंगे एक साथ वाले।